डेट आज 9 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है माहिर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए भी, मेंस में। माहिर का मतलब है नेशनल मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। दो बातें जाननी है, किसने शुरू किया है और क्या इसका लक्ष्य है, एम है। दो मंत्रालय हैं जिसने अभी ये लॉन्च किया है मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इन दो मंत्रालय ने ये मिशन लॉन्च किया है। काम क्या है इसका, जैसा इसके नाम में एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, तो ये एडवांस रिसर्च करेगा किसके लिए, पावर सेक्टर के लिए। पावर सेक्टर में नई नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और इंडिजिनसली उनको डेवलप किया जा सके। इंडिजिनसली का मतलब है अपने इंडिया में ही डेवलप किया जा सके, और जो नई टेक्नोलॉजी हम खोजेंगे वो इंडिया में भी यूज हो उनका, और इंडिया से बाहर भी, इंडिया में भी डिप्लॉयमेंट हो और आउटसाइड इंडिया भी उनका यूज हो उन टेक्नोलॉजीज़ का। फंडिंग कहाँ से आएगी इसकी, इस मिशन में देखो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ये दोनों फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, मनी प्रोवाइड करेंगी इस मिशन को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन करना पड़ेगा। और दोनों मिनिस्ट्रीज़ के अंदर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं वो भी इसमें फंडिंग करेंगी। एडिशनल फंडिंग इसकी गवर्नमेंट से आएगी। गवर्नमेंट देखो बजट में भी इसके लिए फंडिंग दे सकती है। ड्यूरेशन कितनी है इस मिशन की, 5 साल के लिए ये लॉन्च किया गया है मिशन। 2023-24 से 2027-28 तक के लिए मिशन चलाया जा रहा है। मिशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 टियर स्ट्रक्चर है। 2 टियर में देखो 2 कमेटी होंगी। एक है टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी, इसके जो चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के चेयरपर्सन इसके अध्यक्ष होंगे टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी के। ये क्या आइडेंटिफाई करेगी, ये देखेगी जो इमर्जिंग रिसर्च एरियाज़ हैं ग्लोबली उनको आइडेंटिफाई करेगी, और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो इस मिशन में यूज आ सकती हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी। दूसरी कमेटी होगी अपेक्स कमेटी। ये दोनों कमेटी याद रखनी है, 2 स्ट्रक्चर हैं। पहली कमेटी टेक्निकल स्कोपिंग कमेटी और दूसरी अपेक्स कमेटी। इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, अध्यक्ष। इसके देखो 2 मिनिस्ट्रीज़ के जो यूनियन मिनिस्टर हैं हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के मिनिस्टर यानी कि पावर मिनिस्टर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, ये दोनों मंत्री हैं जो इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। ये कमेटी क्या काम करेगी, अपेक्स कमेटी, ये जो भी टेक्नोलॉजीज हैं प्रोडक्ट हैं उनको डेवलप करने के लिए और रिसर्च को अप्रूव करने के लिए काम करेगी ये कमेटी, अपेक्स कमेटी, यानी कि रिसर्च करने के लिए अप्रूवल देगी, अनुमति देगी। कौन कौन से एरिया आइडेंटिफाई किए गए हैं इसमें, इस मिशन के अंदर, इसमें देखो अल्टरनेटिव्स टू लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी। जो देखो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी है अभी यूज होती है, जैसे मान लो सोलर एनर्जी बनाई हमने, उसके लिए बैटरी चाहिए ना। अगर सूरज से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, हवा से बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, पवन ऊर्जा, तो इनके लिए स्टोरेज के लिए बैटरी चाहिए, और बैटरी में यूज होता है लिथियम आयन। तो अभी जो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी हैं इनका कोई अल्टरनेटिव और ढूंढना, क्योंकि देखो हमारे इंडिया में अभी देखो जम्मू कश्मीर में मिला है लिथियम आयन, लेकिन उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है अभी, हम दूसरे कंट्रीज़ पर निर्भर हैं। तो कुछ इसका अल्टरनेटिव विकल्प ढूंढा जाए, इसके लिए रिसर्च करेंगे इसमें, इस मिशन में। दूसरा जो इलेक्ट्रिक कुकर्स या पैन्स यूज होते हैं खाना बनाने के लिए, जो इलेक्ट्रिक कुकर्स यूज होते हैं या पैन्स यूज होते हैं, इनको आगे मॉडिफाइड किया जा सके। ग्रीन हाइड्रोजन, इसमें नई रिसर्च लाना। हाई एफिशिएंसी फ्यूल सेल में कार्बन कैप्चर के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च करना, यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। यह आप देखो एसए के टॉपिक में एग्जांपल यूज कर सकते हो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में, और आप केस स्टडी जो आती हैं एथिक्स की उसमें आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो। ये जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है ये एक तरीका है जिसमें देखो मान लो कोई वर्ड है, शब्द है, उसका कोई मीनिंग है, पर्टिकुलर मीनिंग, लेकिन ये जो डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो ये मीनिंग होता है वो स्टेबल नहीं होता, ये चेंज होता रहता है, डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हो उस मीनिंग को, तो ये स्टेबल नहीं होता। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो कैट है वर्ड, एक वर्ड है शब्द कैट। कैट माने क्या होता है, बिल्ली होता है हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में ही अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो बोलेंगे कोई ऐसा एनिमल जिसकी फर हैं,
विस्कर्स हैं और एक टेल है यानी कि पूंछ है। लेकिन देखो ये मीनिंग हो गया इसका किसके कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम कैट का कंपैरिजन करें मान लो डॉग से, एक फिक्स किसी वर्ड से कंपैरिजन करें तो ये हो जाएगा कैट का मतलब। तो अगर डॉग एक शब्द है और कैट एक अलग शब्द है और कैट का हम कंपैरिजन करें डॉग से तो इसका जो मीनिंग डिफरेंट होगा डॉग से, कि डॉग से कैसे डिफरेंट है कैट। लेकिन अगर हम कैट का कंपैरिजन किसी और जानवर से करें, मान लो किसी और शब्द से करें, कैट का मान लो लायन से करें या मान लो गधे से करें, डंकी से करें, तो फिर कैट का जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, वो चेंज हो जाएगी। हम डॉग के कंपैरिजन में कर रहे हैं तो अलग एक्सप्लेनेशन रहेगी, और अगर डोंकी से या फिर लायन से कर रहे हैं उसका कंपैरिजन, या फिर मान लो हम बर्ड से कर रहे हैं किसी पक्षी से इसका कंपैरिजन, तो फिर कैट का मीनिंग अलग हो जाएगा, यानी कि इसकी एक्सप्लेनेशन अलग हो जाएगी। तो यही बोलती है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी कि कोई भी वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो स्टेबल नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको देख रहे हो। तो ये चेंज होता रहता है, इसका रिलेशनशिप देखा जाता है कि किसके रिलेशन में आप वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो। तो ये बोलती है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। किसने दी थी ये डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी? ये जैक्स डेरिडा नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की थी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी। तो यही था इसके बारे में। ये देखो आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लो एथिक्स में कोई थ्योरी है उसको डिसअप्रूव करना है तो वहाँ पे ये एग्जांपल दे सकते हो आप। ऐसे का कोई टॉपिक है, मान लो कोई मॉरलिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है या सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होती हैं, उनको डिसअप्रूव करना है, तो देखो ये डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी आप यूज कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट टॉपिक है एडिक्शन फ्री अमृतकाल। ये देखो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और एसए के टॉपिक में भी आप इसको यूज कर सकते हो एग्जाम्पल की तरह। किसने चला है ये कैंपेन और इसका लक्ष्य क्या है, बस दो बातें जाननी है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने चलाया है ये, इस कमीशन ने लॉन्च किया है एडिक्शन फ्री अमृतकाल। और किस लिए? देखो जो बच्चे हैं ना उनमें जो ये लत लग चुकी है तम्बाकू यूज करने की या ड्रग यूज करने की, वो टोबैको और ड्रग नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं जिनकी वजह से बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। तो इस लत को छुड़ाना, एडिक्शन फ्री, एडिक्शन का मतलब होता है लत या आदत, तो इसको छुटाने के लिए ये कैंपेन चलाया, अभियान चलाया है ताकि बच्चों में हेल्थियर लाइफस्टाइल के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और वो हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकें, इसलिए ये चलाया गया है। ये लॉन्च किया था ऑफिशियली, वर्ल्ड टोबैको डे होता है जब 31 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टोबैको डे, विश्व तंबाकू दिवस। तो 31 मई 2023 को लॉन्च किया था ये कैंपेन अभियान, और ये कैंपेन सपोर्ट करता है एक एक्ट बना हुआ है कानून जो टोबैको या सिगरेट है, इन प्रोडक्ट के जो हार्मफुल इम्पैक्ट है इनको रोकने के लिए या इसको रेगुलेट करने के लिए इस सेक्टर को ये एक्ट बनाया गया है, कोटपा नाम का एक्ट। कोटपा का फुल फॉर्म है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट। इसको ही सपोर्ट करता है ये अभियान ताकि जो टोबैको का यूज है उसका यूज रोका जा सके। और ये कैंपेन इन्वॉल्व करता है प्रहारी क्लब। देखो स्कूल्स में ना एक ग्रुप बनाया जाएगा, उसका नाम रख दिया प्रहारी क्लब्स। ये प्रहारी क्लब्स बच्चों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको बताएंगे देखो भाई साहब ये टोबैको नहीं खाना चाहिए, इस तरह के प्रेरणा देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, मोटिवेशन देंगे, उन्हें सलाह देंगे। और आसपास देखो अगर कोई स्कूल्स के आसपास कोई टोबैको सेलिंग शॉप्स है उसके बारे में रिपोर्ट देंगे ताकि आसपास कोई स्कूल के आसपास कोई तम्बाकू बेचने वाली कोई ऐसी शॉप ना हो। जिसने चलाया नेशनल कमीशन है जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये जो कमीशन है 2007 में बनाया था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, सांवैधिक संस्था, क्योंकि पार्लियामेंट ने 2005 में एक्ट पास किया था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, इसके तहत ये बनाया था। कौन सी मंत्रालय के अंदर ये काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला और बाल विकास मंत्रालय जो उसके अंदर काम करता है ये कमीशन। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अमृत जनरेशन कैंपेन, नए भारत के सपने। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एसए के टॉपिक में भी ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। मेटा कंपनी के बारे में आप जानते हो, जो फेसबुक कंपनी की पेरेंट कंपनी है। देखो मेटा एक, ये समझ लो
एक बड़ी कंपनी है, उसके ही ये पार्ट हैं, उसी के अंदर है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये मेटा के ही हैं सारे। तो मेटा है पेरेंट कंपनी, मालिक पूरा, और इनके अंदर ये छोटी छोटी कंपनी है तो ये बहुत बड़ी, लेकिन मेटा इन सबसे बड़ी है। तो मेटा कंपनी के अंदर फेसबुक ने और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो हमारा मंत्रालय, इन दोनों ने मिलके ये कैंपेन अभियान लॉन्च किया है, अमृत जनरेशन कैंपेन। इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है? देखो 16 से 18 साल के जितने भी यंग पीपल हैं, बच्चे हैं, उनमें देखो ये आदत डालनी है कि वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाएं। किस तरह की रील्स बनाएं? ऐसी रील्स कि वो अपना ड्रीम बताएं, अपना एस्पिरेशन बताएं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनके सपने क्या हैं। जब वो अपना सपना बताएंगे, फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बनना चाहते हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या स्टेप ले रहे हैं, तो इससे क्या है, और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और इससे लोगों को जानकारी होगी। क्योंकि आपको पता है आजकल लोग बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम ऊपर नीचे करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हालांकि यूट्यूब पे भी। तो इनसे क्या है कि उन्हें मान लो ऐसी रील्स देखने को मिलेंगी कि अगर किसी में कोई बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में बता रहा है, फ्यूचर प्लान क्या है और किस तरह से वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या क्या स्टेप ले रहा है, तो इसके बारे में बच्चों को पता चलेगा, तो बच्चों में अवेयरनेस आएगी। इसके लिए कैंपेन चलाया गया है, इंस्पायर करने के लिए, नई क्रिएटिविटी लाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए मेंस में। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ये लॉन्च किया है, अभी अप्रूवल किया है इस प्लान का, एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोजना, तो जो कोल है, लिग्नाइट है, इसके एक्सप्लोरेशन के लिए स्कीम चलाई है। इसके लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बताया है 2980 करोड़ का, इतना खर्चा आएगा इस स्कीम में। स्कीम का लक्ष्य क्या है? जैसा इसके नाम में एक्सप्लोरेशन, यानी कि एक्सप्लोर करना है, कोल रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में, उनका एक्सप्लोरेशन करना है, खोजना है, और एस्टिमेट लगाना, अनुमान कि कितना कोल यहाँ पे होगा, कोल माइनिंग की रिपोर्ट्स तैयार करनी है। और ये देखो हमारा जो कोल रिजर्व है इंडिया में, उसका असेसमेंट करेगा इस स्कीम के अंदर, असेसमेंट किया जाएगा, मतलब मूल्यांकन किया जाएगा हमारे इंडिया में कितना कोल रिजर्व है, और नए नए कोल ब्लॉक्स की जो ऑक्शनिंग की जाती है उसकी रिपोर्ट तैयार करना। ऑक्शनिंग का मतलब बोली लगा के जो बेचा जाता है ना, मान लो कोई कंपनी खरीदना चाहती है कोल ब्लॉक्स को, तो उसके लिए ये सारी रिपोर्ट तैयार होगी स्कीम के अंदर। कितने साल के लिए चलाई जा रही है स्कीम? 2021-22 से लेके 2025-26 तक के लिए चलाई जा रही है। इसमें 2 स्टेज हैं, पहली है प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन या रीजनल एक्सप्लोरेशन, दूसरा है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन इन नॉन कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स। अभी जहाँ पे कोल नहीं है, नहीं मिल रहा है, वहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, तो 2 स्टेजेस में चलाई जाएगी। इंडिया में कोल सेक्टर का क्या पोजीशन है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है। इंडिया देखो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है कोल का, दूसरे नंबर पे कोयले का उत्पादन इंडिया करता है। इंडिया में जो कोल रिजर्व हैं, यानी कि कोयले के भंडार हैं, वो 5वें नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में, 5th लार्जेस्ट। और इंडिया देखो कोल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। और कहाँ से हम कोल को खरीदते हैं, कोयले को? इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं। और हम जितना भी बिजली का उत्पादन करते हैं अपने इंडिया में, उसमें लगभग 50% हम कोयले से करते हैं, कोयले से बिजली बनाते हैं। कोयले से कैसे बिजली बनती है आपको पता ही होगा। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, जैसे एनटीपीसी का है, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, जो एक कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कंपनी, एनटीपीसी, ये क्या करती हैं, इनमें देखो कोयले को जलाया जाता है, उससे हीट बनती है, हीट से वो जो एनर्जी निकलती है उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं, फिर बिजली प्रोड्यूस होती है। तो लगभग 50% के लगभग है जो बिजली होती है उत्पादन, वो कोयले से होती है हमारे इंडिया में। और टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे कोल रिजर्व पाया जाता है इंडिया में? सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। आपको याद होने चाहिए ये देखो यहाँ पे झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल,
ये छत्तीसगढ़, ये जो प्लेस है मध्य प्रदेश है, इनमें झारखंड, उड़ीसा, झारखंड में सबसे ज़्यादा, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर मध्य प्रदेश में। ये मेन एरिया है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है झारखंड में, वो मेन एरिया है, यहाँ पे कोल रिजर्व मिलता है सबसे ज़्यादा। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या चलाए गए हैं कोल सेक्टर के लिए? एक देखो उत्तम सेक्टर चलाया है, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। कोयले की थर्ड पार्टी के द्वारा असेसमेंट की जाती है इस उत्तम इनिशिएटिव में। कोल की क्वालिटी की मॉनिटरिंग की जाती है। न्यू लिंकेज कोल लिंकेज पॉलिसी चलाई जाती है इसमें, मतलब चलाई जा रही है, जो एडिक्वेट सप्लाई कितनी चाहिए पावर सेक्टर के लिए, उसके लिए ये पॉलिसी बनाई जाती है। और एक ऑनलाइन कोल क्लियरेंस सिस्टम चलाया गया है, कोल अलोकेशन मॉनिटरिंग सिस्टम चलाया गया है। इतने सारे इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर के लिए। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कमीशन फॉर या कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। देखो आप सबको पता है उड़ीसा की जो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में अभी रेल एक्सीडेंट हुआ था, 3 रेल टकरा गई थी और इस एक्सीडेंट में बहुत सारे लोगों की जान गई। तो इस एक्सीडेंट में क्या कमी थी, इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच करने के लिए ये कमीशन को काम सौंपा गया है। तो ये कमीशन जांच कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। हमें मेनली जानना है ये कमीशन है क्या। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, ये गवर्नमेंट बॉडी है और रेलवे सेफ्टी अथॉरिटी की तरह काम करती है हमारे इंडिया में। ये कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है, जो इसका रोल क्या है, रेलवे सेफ्टी की ओवरसाइट करना, मतलब रेलवे में सुरक्षा है नहीं है उसकी छानबीन करना, इंस्पेक्शन करना, जांच करना। और इसका फंक्शन किसके द्वारा दिया गया है, एक रेलवे एक्ट बनाया हुआ है 1989 का, उसके द्वारा इसको फंक्शन दिए गए। तो अपना फंक्शन इस एक्ट के थ्रू करती है, अपना कामकाज जो भी करती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इस कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का, लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो रेलवे के लिए काम करता है, लेकिन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो जहाज वाला मंत्रालय है ना, उसके अंदर ये काम करता है। इसके फंक्शन है जो इसके अंदर क्यों दिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर, इसलिए दिए गए हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, मतलब नैतिक द्वंद्व बोलते हैं हिंदी में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, देखो रेलवे सेफ्टी के बारे में ये जानकारी जुटाती है, इंस्पेक्शन करती है। अगर ये रेलवे के अंदर ही रहेगी, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, तो ये मान लो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कैसे जांच कर पाएगी। ये तो रेलवे मिनिस्ट्री के लिए कर रही है, तो फिर रेलवे मिनिस्ट्री का ये एक तरह से फेवर कर सकती है, पक्ष कर ले सकती है। लेकिन अगर ये रेलवे सेफ्टी की जानकारी जुटा रही है, इंस्पेक्शन कर रही है कि रेलवे में सेफ्टी है नहीं है, और दूसरे मंत्रालय के अंदर दी गई है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, नैतिक द्वंद्व पैदा नहीं होगा। नेक्स्ट इसलिए की गई है इनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी। अगर ये रेलवे बोर्ड से सेपरेट होगी तो इसकी क्रेडिबिलिटी सेफ्टी के लिए इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए कई बार पूछा गया है स्टील प्रोडक्शन से क्वेश्चन, मेंस में और प्रीलिम्स में भी। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इंडिया में क्या प्रोडक्शन है स्टील का, इसके बारे में जानेंगे। इंडिया देखो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का पूरे वर्ल्ड में, जापान को पीछे छोड़ दिया है, सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। और देखो फिनिश्ड स्टील का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इंडिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना स्टील यूज होता है सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हम यूज करते हैं, कंजप्शन करते हैं। 2021 में इंडिया ने 118 मिलियन टन का क्रूड स्टील प्रोड्यूस किया था, उत्पादन किया था। 2050 तक आते आते इंडिया का टारगेट ये है 435 मिलियन टन तक स्टील प्रोड्यूस किया जाएगा। स्टील देखो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि हमारे जीडीपी में 2% तक ये कंट्रीब्यूट करता है। ये 2021-22 जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी जीडीपी में 2% तक स्टील इंडस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया था, योगदान दिया था। 2022-23 में इंडिया ने 72 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया है फिनिश्ड स्टील का, और इंपोर्ट कितना किया है 6 मिलियन टन का। हम देखो इंपोर्ट भी करते हैं, भले ही हमारे इंडिया में स्टील का प्रोडक्शन होता है, हम इंपोर्ट भी करते हैं स्टील और एक्सपोर्ट भी करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है स्टील सेक्टर के लिए, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी बनाई 2019 में। इसमें क्या है, मान लो कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कार है, बाइक है, उसमें स्टील यूज होता है। मान लो कोई पुरानी हो गई है, उसको डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना है कबाड़ में,
तो उसको स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाई कि जो इसमें मान लो स्टील ऐसा है जो यूज हो सकता है तो उसको निकाला जाए और रिसाइकल किया जाए, इसके लिए पॉलिसी बनाई। एक नेशनल स्टील पॉलिसी 2017 में बनाई। इसमें यह था टारगेट कि टोटल क्रूड स्टील कैपेसिटी है 300 मिलियन टन पर एनम की। ये टोटल क्रूड स्टील की डिमांड और प्रोडक्शन 2030-31 तक 255 मिलियन टन होने का टारगेट रखा था इसमें, मतलब इतनी हो जाएगी। तो हमें स्टील की जो कैपेसिटी है 300 मिलियन टन तक प्रोड्यूस करना है पर एनम, क्योंकि एस्टिमेट ये लगाया था कि डिमांड जो जनरेट होगी 255 तक होगी, 255 मिलियन टन तक। तो इससे ज़्यादा ही स्टील प्रोड्यूस करना है, ये नेशनल स्टील पॉलिसी में टारगेट रखा गया। नेक्स्ट ये क्या है इंडिया ने कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग जो आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जो स्टील प्रोड्यूस होता है उसको हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, बाहर से कम इंपोर्ट करें। इस पॉलिसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब है हम इंपोर्ट कम से कम करें, आयात कम से कम करें, जो भी हम अपने इंडिया में प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको प्रोड्यूस करें, अपने इंडिया के कंजम्पशन मतलब इंडिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको यूज करें और इंपोर्ट कम करें, इसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। एक प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई, इसमें बहुत सारे सेक्टर हैं, स्टील सेक्टर भी इसमें इंक्लूड किया। ये स्कीम ये है जो ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करेगा कंपनी उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, सहायता देती है। जब से स्कीम चलाई और स्टील सेक्टर को इसमें डाला है तब से 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो चुकी है स्टील प्रोडक्शन मतलब स्टील सेक्टर में स्टील प्रोडक्शन के लिए, और 50,000 इंडिविजुअल को जॉब मिली है इस सेक्टर में। इंडिया में देखो मेड इन इंडिया ब्रांडिंग स्टील के लिए बनाई गई, यानी कि हमारे इंडिया में चाहे कोई भी कंपनी हो, हमारे इंडिया में अगर स्टील प्रोड्यूस कर रही है तो उस पर मेड इन इंडिया लिखना पड़ेगा ताकि इंडिया की एक ब्रांड बने। ग्रीन स्टील को प्रमोट किया, ग्रीन स्टील के लिए 13 टास्क फोर्स बनाई गई जो ये प्रमोट करेंगे कि स्टील सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। मतलब देखो स्टील बनाने में जो कार्बन इमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैस निकलती है, उसको कम किया जाए, इसके लिए ग्रीन स्टील यूज किया जाए। और ग्रीन स्टील किसे बोलते हैं? देखो स्टील के प्रोडक्शन में बिजली का यूज होता है, अगर हम ऐसी बिजली यूज करें जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी या हाइड्रोजन एनर्जी, तो इनसे बनने वाली बिजली को या एनर्जी को यूज करें स्टील बनाने में तो उसको बोलेंगे जो स्टील बनेगा ग्रीन स्टील। नेक्स्ट ये लिया कि इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव है, इसमें इंडिया ने ज्वाइन किया, यूके ने भी ज्वाइन किया। इसमें क्या है, क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जाता है। एक पूर्वोदय इनिशिएटिव है, इसमें क्या है, ईस्टर्न स्टेट हैं जो हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसमें ग्रीन फील्ड स्टील क्लस्टर एस्टेब्लिश करने के लिए पूर्वोदय इनिशिएटिव चलाया कि यहाँ पे देखो स्टील के नए नए प्लांट लगाए जाएं और ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस किया जाए। अब थोड़ा स्टील सेक्टर के बारे में और जान लेते हैं। इसमें देखो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्री, उनसे सबसे ज़्यादा CO2 स्टील प्रोडक्शन में ज़्यादा निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, और पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, क्रूड स्टील का। और हमारे इंडिया में देखो कहाँ कहाँ होता है स्टील और कितने % तक हम पूरे ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन का कितने % इंडिया प्रोड्यूस करता है। जितना भी पूरे वर्ल्ड में देखो स्टील प्रोडक्शन होता है, जितना उससे इमिशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन होता है एटमॉस्फेयर में, उसमें से हमारे इंडिया का स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं या कंपनीज़ हैं वो 8% इमिशन करती हैं पूरे ग्लोबल का। सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टील प्रोडक्शन होता है? छत्तीसगढ़ भिलाई में, वेस्ट बंगाल दुर्गापुर में, फिर एक बर्नपुर वेस्ट बंगाल में ही है, जमशेदपुर है झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में। ये मेन सेंटर है जहाँ पे स्टील प्रोड्यूस होता है हमारे इंडिया में। इंडिया देखो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है फिनिश्ड स्टील का। और ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो इंडिया में है, ये आप देख सकते हो, ये जो लगे हुए हैं निशान ये वाले इंडिया के मैप पे। उड़ीसा देखो सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है हमारे इंडिया में, और सेकंड नंबर पे झारखंड। अगर कोल में देखें तो कोल सबसे ज़्यादा झारखंड प्रोड्यूस करता है, और अगर स्टील में देखें तो इस उड़ीसा सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करता है। हमारे इंडिया में देखो 1907 से 18 में स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, टाटा स्टील इंडस्ट्री बनी थी 1907 में। फिर 1952 में
स्टील मिल्स बनी थी इंडिया में। फिर फॉरेन प्लेयर्स आए थे 1993 से 14 तक, मतलब नई नई फॉरेन कंपनी आना शुरू हो गई। और 2015-19 से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर बन गया पूरे वर्ल्ड में, सेकंड नंबर पे। टॉप 20 कंट्रीज़ कौन सी हैं जो स्टील प्रोडक्शन करती हैं, क्रूड स्टील प्रोडक्शन? सबसे नंबर 1 पे चाइना सबसे ज़्यादा स्टील प्रोडक्शन करती है, दूसरे पे इंडिया, तो ये दो ही याद रख लो। तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे पे है यूएस, पाँचवें पे है रसिया। बस दो ही याद रख लो आप, 3 याद रख लो ज़्यादा से ज़्यादा। ग्रीन स्टील क्या है इसके बारे में हम समझ चुके हैं ऊपर। तो यही टॉपिक थे आज के, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं उनको देख लेते हैं। एक देखो अंतरिक्ष, या सॉरी अंतरिक्ष नहीं, अंतर्दृष्टि था, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड है एक। ये क्या है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड और किसने स्टार्ट किया है? ये देखो आरबीआई के गवर्नर ने लॉन्च किया है अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड। आरबीआई के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर होते हैं, उन्होंने। क्या काम है इसका? देखो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना हुआ है उसको ये इवेल्युएट करता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वित्तीय समावेश बोलते हैं हिंदी में। क्या मतलब है इसका, फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेश? देखो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक में अकाउंट खुलवाएं और उन्हें लोन की फैसिलिटी भी हो, क्रेडिट फैसिलिटी, लोन मिल सके, उनका इंश्योरेंस भी हो, और वो इन्वेस्टमेंट भी करें, मान लो नई नई कंपनियां भी खोलें, तो ये सब आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में। तो ये कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, इसको मूल्यांकन करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए आरबीआई के गवर्नर ने ये अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड बनाया है। नेक्स्ट टॉपिक है एक फूड सेफ्टी इंडेक्स, अभी रिलीज की गई फूड सेफ्टी इंडेक्स। कौन करता है इसको रिलीज? इसको करता है फसई। फसई के बारे में आप जानते हो, बहुत बार डिस्कस किया हमने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर ये काम करती है। 2006 में एक्ट बना के इसको स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कोबरा कमांड, न्यूज में थी। कोबरा क्या है? देखो सीआरपीएफ के बारे में आप जानते होंगे। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939 में बनी थी, अंग्रेजों के ज़माने की, अब तक चल रही है। पैरामिलिट्री फोर्स में आती है हमारे इंडिया की। उसी के पर्सनल को, उसी के कर्मचारी, सीआरपीएफ के जो जवान हैं, इसी में से चुने गए कुछ जवान, और एक कोबरा कमांड अलग से बनाई गई, कोबरा यूनिट। सीआरपीएफ के जवान है इसमें, कोबरा में। 2008 में बनाई गई है, 2008 से 11 तक इसमें रिक्रूटमेंट की गई कोबरा में। कोबरा की फुल फॉर्म है कमांडो बटालियन फॉर रेजुलेट एक्शन। किस लिए बनाई गई थी? नक्सलवाद से लड़ने के लिए। एंटी नक्सल यूनिट भी बोलते हैं इसलिए इसको, एंटी नक्सल यूनिट। नक्सलवाद है, जो नक्सलवादी हैं उनको रोकने के लिए। इसे देखो ये जंगलों में काम करती है, और ये क्या है, गुरिल्ला वारफेयर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं कोबरा कमांड, मतलब फॉरेस्ट में ये वार कर सकती है, तो इसलिए इसको जंगल वॉरियर्स भी बोलते हैं, कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरियर्स, जंगल के योद्धा बोलते हैं इन्हें, कोबरा कमांडोज को। एक देखो वॉल्केनो न्यूज में था, क्लोवा, KILAUEA, क्लोवा वॉल्केनो। ये कहाँ पे अभी इरप्ट हुआ था? ये इरप्ट का मतलब इसमें से ज्वालामुखी निकला था। ये यंगेस्ट और मोस्ट एक्टिव है हवाईन आइलैंड पे। हवाईन आइलैंड कहाँ पे? ये यूएस का है। देखो हवाईन आइलैंड, हवाईन जो आइलैंड है, द्वीप है, यूएस का है। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो यहाँ पे, ये हवाईन आइलैंड यूएस का। यहीं पे ये क्लोआ वॉल्केनो है, ये मोस्ट एक्टिव है हवाईन आइलैंड का, और ये सील्ड वॉल्केनो है, सील्ड वॉल्केनो। वॉल्केनो के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में या ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा वॉल्केनो के बारे में, कितने टाइप के होते हैं उनमें पूरा आप डिटेल में देख सकते हो। सील्ड वॉल्केनो ऐसे होते हैं, मान लो इससे जो ज्वालामुखी निकलता है, लावा निकलता है, और उसकी विस्कोसिटी थोड़ी कम होती है। विस्कोसिटी का मतलब उसकी चिप जो कम होती है, मतलब मान लो एक गाढ़ा है जैसे हनी की तरह, अगर हनी को आप शहद को गिराओगे फर्श पे तो कम फैलेगा, अगर आप पानी को गिरा दोगे तो ज़्यादा फैलता है। तो ऐसे इसकी विस्कोसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो मतलब चिपकता है ज़्यादा, और जिसकी कम होती है वो फैलता है ज़्यादा। तो इसकी विस्कोसिटी कम होती है जब लावा की, तो ये ज़्यादा फ्लूइड होता है, ज़्यादा फ्लूइड मतलब फैलता है, तो ऐसे सील्ड सी बन जाती है इसकी वॉल्केनो की, इसलिए इसको सील्ड वॉल्केनो बोलते हैं। इस तरह से सील्ड सी बन जाती है, इस तरह से दोनों तरफ, जैसे यहाँ से निकल रहा है अर्थ से नीचे से ऊपर की तरफ, और इस तरह से सील्ड सी बन जाती हैं, इसलिए इसको सील्ड वॉल्केनो बोलते हैं।
पूरा डिटेल में आप उसमें देख सकते हो, लेक्चर बना हुआ अलग से, सील्ड मतलब वोल्केनो का और टाइप्स ऑफ वोल्केनो का। तो यही टॉपिक थे आज के।